हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो 2250 सीडीपी के सीरीज के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चाहे आप स्टेट लेवल के टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दोनों ही एग्ज़ामों को क्रैक करने के लिए ये जो सीडीपी की सीरीज थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो दोनों ही लेवल के जो क्वेश्चन है वो इसमें मिक्स किए हुए हैं और इसमें हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पर क्लास में। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, आज भी हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सीडीपी के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय यूजली ट्रेंड बिफोर नॉर्मल मेच्योरिटी। जब बच्चे को मेच्योरिटी से पहले जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो बच्चों पे उसका क्या असर पड़ता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। या ऑप्शन नंबर 4 रहेगा प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। गाइस, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। प्रशिक्षण हेतु उपयोग में लाई गई जो भी विधि होती है, जो भी मेथड होता है, वही मेथड डिसाइड करता है कि बच्चों को ट्रेनिंग के समय पे जो मेथड यूज किया जा रहा है वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा, लाभकारी रहेगा या फिर हार्मफुल यानी कि हानिकारक रहेगा। इसलिए जो भी हम मेथड का यूज करते हैं अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के समय भी वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ाने में और ट्रेनिंग के समय में यूज करना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है, बाल्यकाल होता है। आपको बताना है कि जो चाइल्डहुड जो एज होती है वो कब से कब तक रहती है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक रहती है। या ऑप्शन सेकंड रहेगा तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। या ऑप्शन थर्ड रहेगा छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। या ऑप्शन 4 रहेगा दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष की आयु तक। गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। जो बाल्यकाल या फिर हम कहते हैं चाइल्डहुड की जो एज होती है वो दूसरे वर्ष से लेकर 10 या 12 वर्ष तक की जो आयु होती है, जो समय होता है वो बाल्यकाल का समय होता है। इसलिए आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए। वाई शुड स्टूडेंट प्ले स्पोर्ट्स इन स्कूल, यानी कि विद्यार्थियों को स्कूल में जो स्पोर्ट्स गेम्स आदि खिलाए जाते हैं उससे बच्चों पे क्या असर होता है या बच्चों पे उसका क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, ये उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। या ऑप्शन सेकंड रहेगा ये शिक्षकों का कार्य आसान करेगा। या ऑप्शन थर्ड रहेगा ये समय बिताने में सहायक होगा। या ऑप्शन 4 रहेगा ये सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा, कि जो बच्चों को स्पोर्ट्स खेल स्कूल में खिलाए जाते हैं या जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं गेम्स वगैरह में, एक तो इससे बच्चों में सहयोग, जो कोऑपरेशन की जो भावना है वो भी डेवलप हो पाती है। उसके साथ साथ बच्चों का जो शारीरिक यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से हो पाती है। उसके साथ ही बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छे से विकसित हो पाता है। इसलिए स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अलग अलग जो एक्टिविटी होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करवाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है, जिससे बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सके। क्योंकि स्कूल का जो कर्तव्य होता है, स्कूल की जो भूमिका होती है वो बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना ही होता है। कि जब बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगा, जब बच्चा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद बच्चों को जो भूमिका निभानी होती है, कहाँ निभानी होती है, समाज में निभानी होती है। इसलिए बच्चों का हर क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है, जो विकास करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से अधिगम संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लर्निंग इज नॉट करेक्ट? गाइस, एक चीज आप और मेंशन करिएगा अपने क्वेश्चन में कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो उसमें ये जरूर देख लीजिएगा कि कब स्टेटमेंट में हाँ पूछा है, कब नहीं पूछा, तो उससे आप हाईलाइट करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आंसर को राइट करिएगा। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में क्वेश्चन तो पढ़ लेते बट उसमें हाँ पूछा होता, हम नहीं पे टिक करके आ जाते, तो वहीं हमारा जो आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। इसमें पूछा है कि अधिगम से संबंधित इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी है। एक स्टेटमेंट हमारी गलत रहेगी और 3 जो स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। जो एक गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको आंसर देना है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट में कहा परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा इसे उचित वातावरण चाहिए, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या ऑप्शन 4 रहेगा अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, कि परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, यानी कि जो मेच्योरिटी है उसका लर्निंग से कोई संबंध नहीं है। ये बात यहाँ पे क्या बोलिए, गलत बोलिए। जबकि जितना ज़्यादा बच्चा मेच्योर होता है उसमें जो लर्निंग के प्रति जो नॉलेज होती है, जो स्किल होती है, उतनी ज़्यादा ही डेवलप हो पाती है। बाकी ऑप्शन सेकंड में कहा है कि बच्चों को जो वातावरण है, जो परिवेश है, वो भी मिलना चाहिए जिससे कि बच्चे अधिक से अधिक सीख पाए। और जो भी हम अब बच्चों को पढ़ाते समय क्लास में टीचिंग एड्स का यूज़ करते या फिर मेथड का यूज़ करते हैं, वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कि किस लेवल के छात्रों को हमें पढ़ाना है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो क्लास के सभी बच्चे ईजिली उस चीज़ को समझ पाए और हमारा जो पढ़ाने का जो एक उद्देश्य है उसे भी क्लास में ईजिली प्राप्त किया जा सके। और ऑप्शन नंबर 4 में कहा है अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक क्लास में अगर हम बात करें कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट है, अब ऐसा नहीं है कि 30 के 30 स्टूडेंट ही इंटेलिजेंट हो, 30 के 30 स्टूडेंट ही एवरेज स्टूडेंट है। अब भाई इसमें से इंटेलिजेंट छात्र भी होंगे, एवरेज भी होंगे, स्लो लर्नर भी होंगे। तो हमें क्या करना है कि अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो स्लो लर्नर हो, इंटेलिजेंस हो, एवरेज स्टूडेंट हो, सभी को एक साथ लेके चलना और सभी को सिखाने का हमारा कर्तव्य रहता है। इसलिए हमें बच्चों पे जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो सीख नहीं पाते, उन्हें भी मोटिवेशन के द्वारा सीखने के प्रति इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहिए ताकि क्लास के सभी बच्चे एक साथ सीख सके। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। शिक्षा बच्चों की सहायता होती है उनके, यानी कि एजुकेशन जो है वो बच्चों को सिखाने के लिए या फिर बच्चों के लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होती है उसके बारे में आपको बताना है कि एजुकेशन की बच्चों के जीवन में क्या भूमिका होती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है शारीरिक विकास में सहायक होती है, या ऑप्शन सेकंड है केवल मानसिक विकास में सहायक होती है शिक्षा, या ऑप्शन थर्ड है सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, या फिर ऑप्शन 4 है केवल चरित्र विकास में सहायक होती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हमारा। जो एजुकेशन होती है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, जिससे हम कहते हैं कि बच्चे का ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है वो एजुकेशन के द्वारा अच्छे से हो पाता है। इसी के अंतर्गत ही बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाती है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। और शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट ये भी ऑल राउंड डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ जाती है। तो इसलिए ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब, यानी कि आपको पता है कि जो लर्निंग है मोस्ट इफेक्टिव कब होता है, किस समय होता है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं तब जो शिक्षण है, जो लर्निंग है वो इफेक्टिव रहता है क्लास में, या ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर रहेगा शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान होना चाहिए,
या ऑप्शन थर्ड रहेगा विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, या ऑप्शन फोर रहेगा एक ही विषय वस्तु को बार बार दोहराया जाए। गाइस, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हमारा, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, क्योंकि जो लर्निंग होती है वो तभी इफेक्टिव होती है जब बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ही हमें जो लर्निंग है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो मेथड का यूज करना है, जो एक्टिविटी करवानी है वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग ही करवानी है, बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। और जब हम बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को शामिल करते हैं पढ़ाते समय, तो बच्चों में इंटरेस्ट तो अपने आप ही डेवलप हो पाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है, तो ये है, यानी कि आपको बताने कि एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स की क्लास में, गणित की क्लास में जो भी उसने सीखा है वो किसी अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी गणित का प्रयोग करता है। यानी कि एक सीखा हुआ जो ज्ञान है वो दूसरे विषय में भी सहायक होता है यहाँ बच्चों के लिए। तो आपको बताना है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में का है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अधिगम का शून्य स्थानांतरण, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, या ऑप्शन फोर रहेगा प्रेरणात्मक स्थानांतरण। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के द्वारा ही जब बच्चा है वो एक विषय का ज्ञान जो है वो दूसरे विषय में बच्चे के लिए सहायक है, इसलिए मैथमेटिक्स का जो उपयोग है वो बच्चा अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी उसका यूज कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो रही है बच्चे की, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। और अधिगम का शून्य स्थानांतरण तब होता है, यानी कि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तब होती है जब एक विषय का ज्ञान जो होता है दूसरे विषय में सहायक भी नहीं होता और कोई बाधा भी नहीं पहुंचाता, तो उसे कहते हैं जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। और ऑप्शन थर्ड में का अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में बाधा पहुंचाता है, तब होता है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। बाकी ऑप्शन फोर में का प्रेरणात्मक स्थानांतरण, यानी कि मोटिवेशन ऑफ ट्रांसफर, ये ट्रांसफर का पार्ट नहीं होता। ये सब ये होता है कि बच्चों में मोटिवेशन की भावना को डेवलप करना, ताकि जो स्लो लर्नर्स है, बाकी के जो छात्र है वो भी इजीली सीख पाए क्लास में। जो ट्रांसफर ऑफ जो लर्निंग है वो 3 टाइप्स की होती है, एक पॉजिटिव, सेकंड जीरो और थर्ड नेगेटिव। और यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने एक विषय का जो ज्ञान है वो बच्चे के दूसरे विषय में भी सहायक सिद्ध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? Which of the following factors is least likely to affect the emotional development of the child? यानी कि बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए जो फैक्टर दिए गए हैं इसमें 4, उसमें से सबसे जो कम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसके बारे में आपको बताना है, जो सबसे कम बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन फर्स्ट में का है परिवार, ऑप्शन सेकंड में का आर्थिक स्थिति, ऑप्शन थर्ड में का स्वास्थ्य, ऑप्शन 4 रहेगा खेल कूद। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा रहेगा आर्थिक स्थिति, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है वो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करती। बाकी परिवार, स्वास्थ्य, खेल कूद यानी कि फैमिली, हेल्थ और स्पोर्ट, ये बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो बच्चे किसी भी गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे आसानी से, वो हमेशा चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे। और अगर खेल कूद हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो जब बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, बच्चे खुश रहेंगे तो स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अधिक विकसित होगा। और उसके साथ साथ बच्चों में जो सोशल डेवलपमेंट है, जो कोऑपरेशन है बच्चों में, वो भी अच्छे से विकसित हो पाएगा। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। कोल वर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है, उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि जो कोल वर्ग ने
3 लेवल दिए थे, 3 स्तर दिए थे और 6 अपनी अवस्था दी थी। और इसके अंतर्गत जो बच्चे में मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर से होता है, और जो नियंत्रण यानी कि जो कंट्रोल होता है वो भी बाहर के व्यक्तियों के द्वारा ही होता है। इसकी अवस्था के बारे में बताना है कि ऐसी अवस्था कब होती है। ऑप्शन फर्स्ट में का पूर्व नैतिक अवस्था, या ऑप्शन सेकंड रहेगा परंपरागत नैतिक स्तर, या ऑप्शन थर्ड रहेगा आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, या ऑप्शन 4 रहेगा नैतिकता स्तर। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। पूर्व नैतिक अवस्था प्री मोरल स्टेज के अंतर्गत ही जो बच्चा होता है वो ये सोचता है कि अगर उसने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे दंड दिया जाएगा। तो पनिशमेंट से, दंड से बचने के लिए ही व्यक्ति जो बालक होता है वो बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, और वही उसके लिए नैतिकता होती है। तो ये याद रखना है आपको। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा। 0 से लेके 9 वर्ष तक का जो समय होता है वो पूर्व नैतिक अवस्था प्री मोरल स्टेज का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कि जो पियाजे के द्वारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी, इसके अंतर्गत इन्होंने बच्चों के सीखने में 4 अवस्थाएं बताई थी, और एक जो अवस्था है वो इसमें नहीं दे रखी, वो बताने की जो अवस्था उन्होंने अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं की थी। ऑप्शन फर्स्ट में का इंद्रिय गामक अवस्था, ऑप्शन सेकंड में का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन थर्ड रहेगा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन 4 रहेगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हमारा उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, या आंसर ऑपरेशनल स्टेज। ये पियाजे के द्वारा अपनी कॉग्निटिव थ्योरी के अंतर्गत नहीं दी गई थी। बाकी ऑप्शन फर्स्ट में का इंद्रिय गामक अवस्था ये दी गई थी, ये 0 से लेकर 2 वर्ष तक रहती है, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था इसे 2 पार्टों में बांटा था। पहली जो अवस्था थी वो 2 से लेकर 4 वर्ष तक रहती है, और दूसरी जो अवस्था वो 4 से लेकर 6 वर्ष के बीच में रहती है, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसके अंतर्गत किशोरा अवस्था आती है। इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हमारा यहाँ पे, जो इसमें इंक्लूड नहीं है उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। आपको बताने की 4 स्टेटमेंट दी गई है। 3 स्टेटमेंट जो है वो तो हमारी करेक्ट है, बट जो एक स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में का विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, या ऑप्शन सेकंड हमारा आंसर रहेगा विकास एक सतत प्रक्रिया है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा वृद्धि विकास का ही एक भाग है, या ऑप्शन 4 रहेगा विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमसे नॉट करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा था। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है, यानी कि जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो कभी भी एक दूसरे के सिनोनियम्स नहीं होते, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा फर्स्ट रहेगा। बाकी ऑप्शन सेकंड में का विकास एक सतत प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो बिल्कुल विकास जो है वो जन्म से लेके जब तक जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ऑप्शन थर्ड में का वृद्धि विकास का ही एक भाग है। बिल्कुल वृद्धि जो है वो विकास का एक पार्ट, एक भाग होती है, बट जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो एक समय के अनुसार ही होती है कि उस व्यक्ति की कितनी हाइट होनी है, कितना वेट होना है, ये एक निश्चित समय के अनुसार ही व्यक्ति की ग्रोथ हो पाती है। और जो विकास होता है वो व्यक्ति का जब से जन्म स्टार्ट होता है और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक विकास निरंतर चलता रहता है। और ऑप्शन 4 में का विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, यानी कि डेवलपमेंट के अंतर्गत ही बच्चे में अच्छे से कार्य करने की जो क्षमता है वो भी अच्छे से विकसित हो पाती है, उनमें कार्य कुशलता, इफिशिएंसी की जो शक्ति है वो भी अच्छे से विकसित हो पाती है। और बाकी जो 3 है ये क्या है, हमारे जो स्टेटमेंट के बिल्कुल सही आंसर है।
और यहाँ पे नहीं पूछा था, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही रहेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मोरल हैबिट? आपको बताना है कि जो मोरल हैबिट है, जो नैतिक आदत है, वो कौन सी नहीं है। 3 तो हमारी सही है और 1 हमारी गलत है। जो गलत है उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में का सत्य बोलना, ऑप्शन सेकंड रहेगा सहानुभूति दिखाना, ऑप्शन थर्ड रहेगा सही उच्चारण करना, ऑप्शन 4 रहेगा जीवों पर दया दिखाना। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हमसे, नहीं वाला आंसर पूछा हुआ, इसलिए ऑप्शन थर्ड रहेगा सही उच्चारण करना। ये हमारी जो नैतिक आदत है, जो मोरल हैबिट है, इसके अंतर्गत नहीं आती। बाकी ऑप्शन जो फर्स्ट है सत्य बोलना, ये भी हमारा सही आंसर है, और सहानुभूति दिखाना और जीवों पर दया दिखाना, ये सारे क्या है, हमारे मोरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। मोरल डेवलपमेंट यानी कि जो नैतिक आदत के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो भी चीज होती है उसका सही तरीके से पालन करते हैं और उसी जो एक दायरा होता है उसी दायरे के अंतर्गत ही अपना जीवन यापन करते हैं, और उन सारे नियमों को मानना हमारी मोरल हैबिट के अंतर्गत आ जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज द लिमिटेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है। 3 स्टेटमेंट तो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत बिल्कुल सही है। एक जो स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग है, उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, या ऑप्शन सेकंड रहेगा कक्षा की समस्याओं का समाधान, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बालक केंद्रित शिक्षा, या ऑप्शन 4 रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये हमारे एजुकेशन साइकोलॉजी की लिमिटेशन के अंतर्गत आ जाता है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होना भी जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को एजुकेशन, बच्चों को जो लर्निंग है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। और कक्षा की समस्याओं का समाधान करना भी टीचर को आना चाहिए, और जिस लेवल के बच्चे उनकी समस्या उनके स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। और जो हमारी एजुकेशन है अब की वो कैसी है, वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, यानी कि हमें जो भी मेथड का यूज करना है, बच्चों को जैसा भी पढ़ाना है, वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाना होता है। जो बालक होता है, जो छात्र होता है, वो हमारी संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण लर्निंग का एक महत्वपूर्ण अंग, महत्वपूर्ण भाग होता है। और बालक के अनुसार ही हमें पूरा करिकुलम, पूरा पाठ्यक्रम, पूरा जो भी मेथड का हम यूज़ करते हैं, जो भी टीचिंग एड्स का हम प्रयोग करते हैं, वो बालक को ध्यान में रखकर ही हमें करना चाहिए, और उसी के अनुसार ही हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। और यहाँ पे जो हमसे राइट आंसर पूछा है वो ऑप्शन 4 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग? आपको बताने की लर्निंग की जो 4 स्टेटमेंट दे रखे, 3 तो हमारी सही है, और एक जो लर्निंग के बारे में जो स्टेटमेंट दे रखे है वो हमारी गलत है। जो गलत स्टेटमेंट है लर्निंग के बारे में उसका आपको आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, अधिगम समायोजन है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा अधिगम विकास है, या ऑप्शन 4 रहेगा अधिगम परिपक्वता है। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति। ये जो बात बोली गई ये कैसी है, ये हमारी यहाँ पे गलत रहेगी। लर्निंग इज जस्ट लर्निंग, कि जरूर नहीं है कि जो लर्निंग है वो सिर्फ बच्चों के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित हो। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा। और ऑप्शन फर्स्ट में का अधिगम समायोजन है, बिल्कुल अधिगम के द्वारा जो लर्निंग के द्वारा हम अच्छे से समायोजन कर पाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में हो या फिर
फिर स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में हो, तो हम अच्छे से समायोजन कर पाते हैं, एडजस्टमेंट कर पाते हैं लर्निंग के द्वारा, और अधिगम विकास है लर्निंग के द्वारा ही अच्छे से बच्चे की डेवलपमेंट हो पाती है। और जो अधिगम होती है वो परिपक्वता होती है, यानी कि लर्निंग जो है वो एक मेच्योरिटी होती है, यानी कि बच्चे जितने ज्यादा मेच्योर होते जाते हैं उनमें जो सीखने की जो स्किल्स है, जो एबिलिटी है, वो उतनी ज्यादा ही विकसित हो पाती है। तो इसलिए हमसे यहाँ पे नोट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। आंसर इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड है, क्योंकि जो लर्निंग है वो सिर्फ एक ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, लर्निंग के द्वारा हम बहुत सारी हमारे अंदर स्किल डेवलप होती है और अलग अलग एक्टिविटी बच्चों को सिखाई जाती है। बच्चे में कॉपरेशन, बच्चे में सोशल डेवलपमेंट अच्छे से विकसित किया जाता है, बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट अच्छे से विकसित किया जाता है। तो ये सब हमारा लर्निंग का ही पार्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग डिस्कस करते हैं। केस अध्ययन विधि के संबंध में सही नहीं है, यानी कि केस स्टडी मेथड जो है वो 3 स्टेटमेंट तो हमारी सही है और एक स्टेटमेंट जो है केस स्टडी से रिलेटेड वो हमारी रॉन्ग यानी कि गलत है। जो गलत है उसके बारे में आपको आंसर देना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में कहा है ये एक वैज्ञानिक विधि है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा ये सरल विधि जटिल होती है, या ऑप्शन थर्ड हमारा आंसर रहेगा ये सरल और सस्ती होती है, या ऑप्शन 4 रहेगा ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा ये सरल विधि जटिल होती है। दिस सिंपल मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ये जो केस अध्ययन विधि है ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, जबकि ये एक बहुत इजी मेथड होता है। और ऑप्शन फर्स्ट में कहा ये एक वैज्ञानिक विधि, यानी कि जो केस स्टडी मेथड होता है वो एक साइंटिफिक मेथड की तरह ही होता है और वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही बच्चों की जो भी समस्या होती है उसे आसानी से सोल्व किया जाता है। और ऑप्शन थर्ड में कहा ये सरल और सस्ती होती है। बिल्कुल, जो केस स्टडी मेथड जो होता है वो सरल भी होती है, इजी भी होती है और सस्ती भी होती है, ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। और ऑप्शन 4 में कहा ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो जो भी बच्चों की समस्या होती है, चाहे वो उनकी फैमिली से रिगार्डिंग कोई समस्या हो, या बच्चों को पढ़ाई से संबंधित कोई समस्या हो, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों को सीखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या बच्चों को क्लास में कोई समस्या आ रही है, या अध्यापक से संबंधित बच्चों को कोई समस्या है कि अध्यापक बच्चों को अच्छे से नहीं सिखा पा रहे, तो उन सारी समस्याओं का केस स्टडी मेथड के अंतर्गत सभी का ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है और बच्चों की समस्याओं का पता लगाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है उसे आसानी से सोल्व किया जाता है। और यहाँ पे हमसे नहीं स्टेटमेंट पूछी थी, तो नहीं में हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग डिस्कस करते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, यानी कि क्लास 3 के बच्चों के लिए कौन सा अच्छा मेथड रहेगा बच्चों को सिखाने के लिए, यानी कि किस मेथड के द्वारा हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सिखा सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी क्लास की बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है प्रयोगशाला विधि के द्वारा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा समूह वार्तालाप के द्वारा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा व्याख्यान विधि के द्वारा, या ऑप्शन 4 रहेगा सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा क्लास 3 के बच्चों के लिए वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 सृजनात्मक क्रियाकलाप के द्वारा, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी के द्वारा हम क्लास 3 के जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे से सिखा सकते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी के द्वारा। और इसके साथ साथ बच्चों में जो क्रिएटिविटी है वो भी अच्छे से डेवलप हो पाएगी। और छोटे बच्चों को जब भी हमें सिखाना होता है वो एक्टिविटी के माध्यम से ही सिखाना होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो खेल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए बच्चों को खेल खेल के माध्यम से ही एक्टिविटी के माध्यम से ही क्लास में सिखाना चाहिए। और बाकी ऑप्शन फर्स्ट का प्रयोगशाला विधि, तो जो अपर क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए प्रयोगशाला विधि काफी इंपॉर्टेंट रहती है। लेबोरेटरी मेथड, समूह वार्तालाप यानी ग्रुप कन्वर्सेशन जो है, ग्रुप डिस्कशन जो है वो भी अपर प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिट रहती है। व्याख्यान विधि जो है, लेक्चर मेथड जो है, ये कैसा मेथड है? ये टीचर सेंटर मेथड होता है, ये टीचर सेंटर मेथड है और ये भी अपर प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहता है। या फिर सेकेंडरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना है तो व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। और हमें छोटे बच्चों को
पढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? ऑप्शन 4 अपनाएंगे। क्रिएटिव एक्टिविटी के द्वारा ही बच्चों को सिखाएंगे, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसलिए बालक ही हमारी संपूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और बालक के अनुसार ही हमें जो भी मेथड यूज करने हैं, जो भी टीचिंग एड्स का प्रयोग करना है और जो भी करिकुलम सिलेबस डिजाइन करना है, वो बालक को ध्यान में रखकर ही हमें निर्धारित करना होता है। उसके बाद ही बच्चों को सिखाना होता है, ताकि क्लास के जो सभी बच्चे, चाहे वो इंटेलिजेंट छात्र हो या फिर एवरेज स्टूडेंट हो या स्लो लर्नर्स हो, सभी बच्चे क्लास में सीख सके। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन जब आए आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? आपको बताने की जो सब्जेक्टिव एक्टिविटी है वो बालक की एक नहीं है। 3 तो सही है, मगर एक क्या है वो गलत है। जो गलत है आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है खेलना, ऑप्शन सेकंड रहेगा गेंद फेंकना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा लिखना, या ऑप्शन 4 रहेगा सोचना। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सोचना, यानी कि थिंकिंग। थिंकिंग जो है वो मनोगत्यात्मक यानी कि सब्जेक्टिव एक्टिविटी के अंतर्गत नहीं आती। बाकी खेल, प्ले, थ्रो द बॉल, टू राइट, ये सब हमारा सब्जेक्टिव एक्टिविटी के अंतर्गत ही आता है, कि बच्चों को हमें इनके माध्यम से ही एक्टिविटी करवानी होती है, जिसमें बच्चे का जो मांसपेशियां होती है, मसल्स होती है, वो अच्छे से वर्क कर पाए। और जो सोचना है, जो ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारी थिंकिंग के अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बाकी के अंतर्गत जो बच्चा है वो शारीरिक रूप से काम कर रहा है, बट थिंकिंग में बच्चा सिर्फ अपनी जो मेंटल स्किल है, मेंटल जो डेवलपमेंट है, उसका प्रयोग कर रहा है सोचने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग डिस्कस करते हैं। बुद्धि लब्धि संबंधित विभिन्नताओं में से कौन सम्मिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटेलिजेंस रिलेटेड वेरिएशन? आपको बताने की जो बुद्धि लब्धि संबंधित विभिन्नताएं हैं, उनमें से 3 स्टेटमेंट हमारी सही है, 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, और एक जो ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारा गलत है। जो गलत है उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? औसत बुद्धिमान, ऑप्शन सेकंड में क्या है? बुद्धिमान, ऑप्शन थर्ड में का कला में रुचि, या ऑप्शन 4 रहेगा मंद बुद्धि। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर 3 रहेगा कला में रुचि। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है, बच्चों के रुचि के बारे में बताया जा रहा है। जो रुचि है वो इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं होती, वो बच्चों के अकॉर्डिंग होती, कि जिस बच्चों को जिसमें भी इंटरेस्ट होता है वो बच्चे उसी के अकॉर्डिंग ही उस कार्य को करते हैं। बाकी जो बुद्धि लब्धि है उसके अंदर औसत बुद्धिमान बालक भी आते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी क्लास में होते हैं, बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंस छात्र भी होते हैं, और मन बुद्धि बालक यानी कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं, और मेंटली रिटायर्ड जो बच्चे होते हैं वो भी हमारे इंटेलिजेंस के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल लेंगे कि हमारी क्लास में 30 स्टूडेंट है, अब ऐसा नहीं कि 30 के 30 स्टूडेंट ही फर्स्ट आ जाए, 30 के 30 स्टूडेंट ही सेकंड आ जाए या थर्ड आ जाए। अब उसमें से कुछ बच्चे फर्स्ट आएंगे, कुछ बच्चे सेकंड डिवीजन पे आएंगे, कुछ थर्ड डिवीजन पे आएंगे, और कुछ बच्चे पास होंगे और कुछ बच्चे फेल भी होंगे जो नहीं पढ़ेंगे, जो क्लास में जो भी टीचर या जो भी अध्यापक क्लास में पढ़ाते हैं उन पे ध्यान ही नहीं देते, तो बच्चे क्या होंगे? फेल होंगे। इसलिए यहाँ पे जो भी बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, वो उनके खुद के अकॉर्डिंग होता है। तो बच्चे कैसे होते हैं? एवरेज स्टूडेंट, इंटेलिजेंस स्टूडेंट, और मेंटली जो रिटायर्ड होते हैं, स्लो लर्नर्स होते हैं, वो बुद्धि लब्धि विभिन्नताओं के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से हमसे नहीं पूछा तो नहीं, हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन 3 रहेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 गाइज आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग डिस्कस करते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? Where can children's cognitive development be best defined? यानी कि इसमें बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है, बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उससे सबसे ज्यादा जो
अच्छे तरीके से जो परिभाषित किया जा सकता है, जो डिफाइन किया जा सकता है, वो बच्चों को कहाँ पे किया जाता है कि बच्चों के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अच्छे से विकसित किया जा सके और ये भी पता लगाया जा सके कि बच्चों में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है वो कितना हुआ है और किस प्रकार से हुआ है, और बच्चे में जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कितनी विकसित हुई है। तो ऑप्शन फर्स्ट में कहा खेल का मैदान, ऑप्शन सेकंड रहेगा घर, ऑप्शन थर्ड रहेगा ऑडिटोरियम, या ऑप्शन 4 रहेगा विद्यालय एवं शिक्षा। गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा विद्यालय एवं शिक्षा। स्कूल एंड एजुकेशन के द्वारा ही हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, बच्चा किस तरीके से सोच पाता है, थिंकिंग कर पाता है, कितना समझ पाता है, कितना अंडरस्टैंड कर पाता है चीजों को, और कितना उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है, अपनी जो राय है वो दे सकता है। तो ये विद्यालय और शिक्षा के द्वारा ही बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसे अच्छे से विकसित किया जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गाइज आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आपको पता नहीं कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है, जो कारक है, वो कौन सा है हमारा? बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाली जो 3 कारक है वो तो हमारे गलत है, और जो एक फैक्टर दे रखा है वो हमारा सही है। जो सही है उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में का विद्यालय का वातावरण, या ऑप्शन सेकंड रहेगा परिवार का वातावरण, या ऑप्शन थर्ड रहेगा पास पड़ोस का वातावरण, या ऑप्शन 4 रहेगा सांस्कृतिक वातावरण। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा विद्यालय का वातावरण। स्कूल एनवायरनमेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों को सिखाने के लिए, या फिर बच्चों के जो बौद्धिक विकास है वो विद्यालय के वातावरण पे सबसे ज्यादा डिपेंड होता है, निर्भर होता है कि स्कूल में बच्चों को क्या चीज़ सिखाई जा रही है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और जो पढ़ाते समय जो टीचर है वो किस प्रकार से बच्चों को कौन सी एक्टिविटी के द्वारा से क्लास में पढ़ाते हैं, कौन सा मेथड यूज करते हैं। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो कैसे चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, इसलिए जो संपूर्ण शिक्षा है, जो भी हम मेथड एक्टिविटी का यूज करें वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। और बच्चों को जिस प्रकार से हम सीखने के लिए परिवेश देंगे, बच्चे की जो लर्निंग है, जो सीखने की कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, उतनी ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो पाती है। बच्चा उतना ज़्यादा ही गहराई से सब चीज़ों को सोच पाता है। इसलिए बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल, जो बच्चे का बौद्धिक विकास है, वो विद्यालय के वातावरण पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है। इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को गाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग डिस्कस करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा वो सीखता है, जिसके द्वारा वो लर्निंग करता है, वो कौन सी अवस्था होती है, उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट में का है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अमूर्त चिंतन के द्वारा, या ऑप्शन थर्ड रहेगा भाषा के नए सीखे शब्दों के बोध द्वारा, या ऑप्शन 4 रहेगा मूर्त चिंतन द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से लेकर 2 वर्ष, हम इसे कहते हैं कि वो बच्चे जो होते हैं वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपनी सेंसेस के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों का बोलना तो इतना नहीं आता, ना उन्हें इतनी भाषा की नॉलेज होती है, ना वो इतना चिंतन मनन कर सकते, तो वो जो भी ज्ञान प्राप्त करना होता है वो अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों के द्वारा ही उस चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये जो अवस्था होती है वो 0 से लेके 2 वर्ष की अवस्था होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 22 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज इज एनसीईआरटी यूजिंग साइकोलॉजी? एनसीईआरटी के द्वारा जो मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी का प्रयोग है वो कहाँ पे किया जा रहा है उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का पाठ्य पुस्तकों का निर्माण में,
या ऑप्शन सेकंड रहेगा विद्यालय संगठन में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा विषय निर्धारण में, या ऑप्शन फोर रहेगा वित्तीय सहायता में। गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में एनसीईआरटी जो है वो साइकोलॉजी मनोविज्ञान का प्रयोग करी, जिससे कि जो हमारी एजुकेशन है वो बच्चों के अकॉर्डिंग अच्छे से हो पाए। जो भी एक्टिविटी उन्हें शामिल करनी है वो बच्चों को ध्यान में रखकर ही की जाती है। और जो एनसीईआरटी जो है वो फर्स्ट से लेके जो 12th क्लास तक की बुक छापने का जो वर्क होता है वो एनसीईआरटी के द्वारा ही किया जाता है। इसका आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 23 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? Which of the following factors has the least impact of learning? तो सबसे जो कम जो प्रभाव है सीखने के टाइम वो किस फैक्टर का होता है वो आपको बताना है। 3 हमारे आंसर सही है और 1 हमारा रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है, जो कम महत्वपूर्ण है, उसके बारे में आपको आंसर देना है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट में का थकान, ऑप्शन सेकंड रहेगा आयु, ऑप्शन थर्ड रहेगा रोग, ऑप्शन 4 रहेगा लिंग भेद। गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा लिंग भेद, यानी कि जेंडर डिफरेंसेस जो होती है वो सीखने का सबसे कम महत्वपूर्ण कारक होता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि जो मेल या फीमेल या जो बॉयज है और जो गर्ल है वो अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे जेंडर का रोल नहीं होता बच्चों को सिखाने के लिए। और बाकी ऑप्शन फर्स्ट में का थकान, ऑप्शन सेकंड में का आयु और रोग, इसका जो प्रभाव है वो बच्चों के सीखने पे सबसे ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जब बच्चा फैटिक रहेगा, जब थकान रहेगी तो वो अच्छे से लर्निंग पे ध्यान ही नहीं दे पाएगा। और आयु, जब हम जो आयु है अगर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब ऐसा नहीं कि एक 10th क्लास के बच्चों को आप एक फर्स्ट क्लास के बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो, या फिर एक फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है वो उसे एक 10th क्लास का सिलेबस पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे जो आयु होती है, जो एज होती है, जो लेवल होता है, उसका भी ध्यान रख के ही हमें बच्चों को एजुकेशन या लर्निंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। और जो रोग यानी कि डिसीज होती है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों को सिखाने के लिए। अगर बच्चों की स्वास्थ्य हेल्थ ही खराब रहेगी तो बच्चे जो है लर्निंग पे अच्छे से ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। इसलिए यहाँ पे जो कम प्रभाव था सीखने के प्रति वो पूछा था हमसे, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा लिंग भेद, यानी कि जेंडर डिफरेंस जो है वो सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। क्योंकि जो सीखना होता है वो बच्चों के अपने इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। बच्चों का जिसमें इंटरेस्ट होता है बच्चे उसी के अकॉर्डिंग ही अच्छे से लर्निंग कर पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नावली विधि का दोष नहीं है? Which of the following is not a defect of the questionnaire method? आपको बताने की जो प्रश्नावली विधि का जो दोष है वो 1 नहीं है और 3 है। उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में का अच्छे प्रश्न बनाना एक कठिन कार्य है, या ऑप्शन सेकंड है का इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा हो सकता है कि लोग प्रश्नों के उत्तर देने में रुचि न रखते हों, या ऑप्शन 4 रहेगा हो सकता है कि सम्मिलित प्रश्न सुनियोजित ना हो। इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा रहेगा यहाँ पे कि इस विधि से अनेक व्यक्तियों के विचार जाने जा सकते हैं। Why this method many people's thoughts can be now? तो जरूरी नहीं है कि जो प्रश्नावली विधि का हम लोग यूज करें उसमें सभी के जो विचार है, सभी के जो थॉट्स है उसे हम आसानी से जान पाए। कुछ जो व्यक्ति है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर ना दे, और जो सभी के थॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जिस पर आधारित है वह है द गेम मेथड ऑफ टीचिंग इन लोअर क्लासेस इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो लोअर क्लास में जो निचली कक्षाओं में जो खेल विधि है वो किस पर आधारित होती है वो आपको बताना है प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट में का शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सेकंड है का शिक्षण की विधियों के सिद्धांत, या ऑप्शन थर्ड रहेगा विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत, या ऑप्शन थर्ड रहेगा शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइज ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा हमारा विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत। साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट। जो बच्चों को प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता है, तो बच्चों को सिखाने के लिए जो भी एक्टिविटी का सहारा लिया जाता है, वो उसमें ऐसी एक्टिविटी शामिल की जाती है ताकि बच्चों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छे से हो पाए, और बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट यानी कि जो मेंटल, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से हो पाए। तो ये मनोविज्ञान थ्योरी के द्वारा ही हो पाता है अच्छे से। इसलिए टीचर को जो साइकोलॉजी का जो ज्ञान है वो भी होना बहुत जरूरी है, और उसी के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वो बच्चों के अनुरूप अच्छे से प्रोवाइड की जा सकती है। इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? मिलनसार। ऑप्शन सेकंड रहेगा निर्तव शक्ति, या ऑप्शन थर्ड रहेगा आक्रामक स्वभाव, या ऑप्शन 4 रहेगा दिवा स्वप्न देखने वाला। इसका राइट आंसर रहेगा गाइज ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा दिवा स्वप्न देखने वाला, यानी कि डे ड्रीमर। ये जो लक्षण है वो बहिर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं उनके नहीं होते, बाकी मिलनसार बहुत अच्छे होते हैं। ये उनमें नेतृत्व के जो गुण होते हैं, लीडरशिप की जो क्वालिटी है वो भी अच्छे से हो पाती है, और इनका जो आक्रामक स्वभाव यानी कि अग्रेसिव नेचर है वो भी इनमें होता है। अगर गुस्सा आते हैं तो ये अग्रेसिव भी होते हैं, आक्रामक भी कभी कभी हो जाते हैं, और लोगों से मिलना जुलना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। बाकी यहाँ पे नहीं पूछा था, तो नहीं के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 27 को डिस्कस करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड? यानी कि इसमें से बालक के जो मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव है, जो कारक है, 3 तो राइट आंसर है, एक हमारा नहीं है। जो नहीं है उसका आपको आंसर देना है यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट में का परिवार में गरीबी, या ऑप्शन सेकंड है का कक्षा में नींद आना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा स्नेह का अभाव, या ऑप्शन 4 रहेगा पारिवारिक कलेश। इसका राइट आंसर रहेगा गाइज ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर रहेगा, कक्षा में नींद आना। स्लीप इन क्लास। जरूरी नहीं है जिन बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य खराब हो, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर नींद का प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा। जो कक्षा में नींद आना वो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर बच्चों को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो बच्चे क्या करेंगे, उसमें ज्यादा रुचि लेंगे, उसे अच्छे से सीखेंगे। अगर जिन बच्चे को उस टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा होगा, या उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं होगा बच्चों में, तो वो क्या करेंगे, क्लास में सोएंगे। तो ये जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव है वो कक्षा में नींद आना इसका नहीं होता। बाकी परिवार में गरीबी यानी कि फैमिली के अंदर जो पॉवर्टी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर। और बच्चों को जब स्नेह का अभाव होता है, बच्चों का लैक ऑफ अफेक्शन होता है, वो लव जो होता है फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, वो नहीं मिल पाता, तो बच्चे के मेंटल हेल्थ के ऊपर काफी प्रभाव डालता है। और पारिवारिक कलेश जो होता है, फैमिली में जो कलेश होता है, वो भी बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर प्रभाव डालता है। बच्चा डिप्रेशन में रहता है, और बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई है वो भी अच्छे से नहीं हो पाती, ना ही पेरेंट्स अपनी अच्छे से भूमिका निभा पाते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने में पिछड़ जाते हैं। जो परिवार के जो माता पिता होते हैं, फैमिली के जो लोग होते हैं, वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। और यहाँ पे हमसे जो फैक्टर नहीं है मेंटल हेल्थ के ऊपर उसका आंसर पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? इसमें आपको बताना कि एप्टीट्यूड या अभिवृत्ति की जो विशेषता है वो नहीं है, 3 तो हैगी, और एक जो विशेषता है जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं रहेगी, उसका बताना जो नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में का ये प्रेरणात्मक होती है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा ये हमारे व्यवहार का आधार होती है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा ये अस्थायी होती है, या ऑप्शन 4 रहेगा ये सीखी जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा ये अस्थायी होते हैं, यानी कि इट इज टेम्परेरी। जो अभिवृत्ति जो एटीट्यूड होता है वो कैसा होता है, ये टेम्परेरी टाइप का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस पक्ष से, किसी डेवलपमेंट से होता है, उसका आपको यहाँ पे आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, शारीरिक विकास से, ऑप्शन सेकंड रहेगा सामाजिक विकास से, ऑप्शन थर्ड रहेगा सर्वांगीण विकास से, या ऑप्शन 4 रहेगा मानसिक विकास से। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मानसिक विकास से, क्योंकि यहाँ पे जो भी
बच्चा कार्य कर रहा है, जैसे उसकी कल्पना शक्ति हो गई, उसका जो इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धि हो गई, और जो निर्णय लेने की क्षमता यानी कि डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, ये किसके अंतर्गत आ जाती है? सोचने, विचारने, कल्पना, तर्क करने की जो शक्ति होती है वो बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आ पाती है। कि जिस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जितना ज्यादा होगा वो बच्चा उस चीज के प्रति उतना ज्यादा ही अच्छे से सोच, विचार, निर्णय आदि कर पाएगा। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आंसर जो है वो मानसिक विकास से होगा, और जो सर्वांगीण विकास रहेगा इसके अंतर्गत जैसे बच्चों का सोशल डेवलपमेंट भी आ जाएगा, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, ये सारे ही आ जाएंगे। मगर हमारे को यहाँ पे बच्चे की सोचने, बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो मेंटल डेवलपमेंट की बात की गई है, तो वो हमारा आंसर सिर्फ 4 रहेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग डिस्कस करते हैं। उपचारात्मक विधि का प्रयोग जिनके लिए किया जाता है वे हैं, यानी कि जो उपचारात्मक विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो किन बच्चों के लिए किया जाता है, उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में का सामान्य बच्चे, या ऑप्शन सेकंड है का समस्यात्मक बच्चे, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सामान्य तथा समस्यात्मक बच्चे, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रतिभाशाली बच्चे। गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा समस्यात्मक बच्चे। जिन बच्चों को सीखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या टीचर के प्रति उन्हें जो भी सिखाया जा रहा है वो समझ नहीं आ रहा, तो उन बच्चों का जो भी समस्या होती है सीखने के प्रति उसको उपचारात्मक विधि के द्वारा उनकी सारी समस्याओं को सोल्व किया जाता है। इसलिए आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन सेकंड रहेगा प्रॉब्लम चिल्ड्रन। तो गाइज यहाँ पे हमारी जो टॉप 30 क्वेश्चन थे ये फिनिश हो गए। आई होप कि आप लोगों को ये सीरीज काफी अच्छी लगी होगी। ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ली हुई सीरीज है, ताकि आपको ये पता लग सके, ये आइडिया हो सके कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरीके से पूछते हैं और हम किस तरीके से आंसर अपना कम समय में अच्छे से दे सकते हैं। इसलिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपकी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि पढ़ तो सभी लेते हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा जो आपकी प्रैक्टिस है वो मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ आएंगे कि जिस क्वेश्चन में अगर 2 आंसर दे दिए, 2 में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, उस आंसर को आप कम समय में आसानी से टिक कर सके। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।